हाय बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2, है ना। टॉपिक का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना। बच्चों एक लाइन लिखा हुआ देखो वहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव्स पार्टिकल एज वेल एज वेव, इट कंटेन्स ड्यूल नेचर। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या हम लाइट बोलें, दोनों सेम है। ये किससे मिलके बनता है? फोटोन से। तो हम जब भी फोटोन शब्द का यूज करें, समझ जाना कि हम वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात कर रहे हैं या तो फिर लाइट का बात कर रहे हैं। बच्चों 19वीं सेंचुरी के पहले, है ना, 19वीं सेंचुरी के पहले हम लोग को पता था कि लाइट जो होता है, जो फोटोन है, वो एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है, बट हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। कंफर्म हुए 1905 में, 1905 में। 1905 में आइंस्टाइन जो एक एक्सपेरिमेंट करता है सक्सेसफुली, और एक्सपेरिमेंट का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वहाँ से आइंस्टाइन ये दिखाता है कि जो फोटोन है एक्चुअल में पार्टिकल है, वेव तो है ही और पार्टिकल भी है। बच्चों आइंस्टाइन ने बड़े बड़े काम किए अपने लाइफ में, है ना। उन्होंने रिलेटिविटी दिया, है ना। उसमें उसको उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन इस फील्ड में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन को पार्टिकल दिखाने के प्रभाव में इनको नोबेल प्राइज मिला 1921 में, है ना, 16 साल के बाद। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 1905 के बाद ये कंफर्म हो गया था कि फोटोन एक टाइप का पार्टिकल है। अब जब पार्टिकल है तो समय गुजरता गया, बहुत लोगों के मन में आया कि पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है ना। तो क्या ये भी वेव को ये भी वेव है? अगर फोटोन वेव है तो ये भी वेव होना चाहिए, है ना। साथ में बॉल हो गया, बैट हो गया, हम हो गए, तुम हो गए, किससे मिलके बनता है? कि हम लोग किससे बने हैं? एटम से। एटम में क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग भी वेव हैं, है ना। ये कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, है ना। लेकिन एक साइंटिस्ट उस समय काम कर रहा था जबरदस्त, और साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। उन्होंने 1924 में एक पेपर पब्लिश किया, और पेपर पब्लिश किया उसमें से लिखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आल्सो कंटेन्स वेव कैरेक्टर। जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, वो वेव कैरेक्टर को रखता है, उसके पास वेव होता है। यही नहीं, उन्होंने ये बोला कि जितनी भी चीज़ दुनिया में, हम, तुम, बैट, बॉल, सभी जो है वो वेव कैरेक्टर को रखता है, सभी जो वेव से मिलके बना है। पार्टिकल तो हम लोग हैं ही, प्लस हम लोग वेव भी हैं। तो उन्होंने दो हाइपोथेसिस दिया, है ना। पहला, द इंटायर यूनिवर्स फील्ड ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पूरा यूनिवर्स जो बना हुआ है वो दो ही चीज से बना हुआ है, मैटर से और रेडिएशन से। रेडिएशन क्या है? एक टाइप का वेव है, और मैटर क्या है? एक टाइप का पार्टिकल है। यूनिवर्स जो पूरा बना हुआ है वो दो ही चीज से बना हुआ है, ठीक है, मैटर से और रेडिएशन से। बहुत बड़ी चीज बोल गया वो, ठीक है। दूसरी चीज ये, मैटर एंड रेडिएशन एग्जिबिट ड्यूल नेचर, है ना। इसका मतलब ये है कि कोई पार्टिकल अगर वेव है तो वेव को पार्टिकल होना पड़ेगा। तो मैटर एंड वेव जो रेडिएशन जो होता है वो ड्यूल नेचर को दिखाता है। तो बच्चों 1924 की बात है ना। ये पेपर में लिखा हुआ था, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक थियोरेटिकली पेपर में कैलकुलेशन से पता चला, है ना। लेकिन उस समय कंफर्मेशन पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटली नहीं हो पाया था, और एक्सपेरिमेंटली नहीं हो पाया था इसलिए इनको नोबेल प्राइज उसमें नहीं मिला था। इनको नोबेल प्राइज मिला 1929 में,
4 साल का कितना हो गया, 5 साल के बाद, है ना। और ये तब मिला जब ये कंफर्म हो गया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम, तुम, बैट बॉल जितने भी हैं वो वेव हैं, वेव कैरेक्टर दिखाते हैं। पार्टिकल तो है ही प्लस वेव भी हैं, है ना। और ये कंफर्म किया प्रैक्टिकली इन्होंने, एक साइंटिस्ट था, 2 साइंटिस्ट था, डेविसन एंड जर्मर, है ना। इन्होंने लैब में दिखाया, और उस मतलब जिसका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्यूल नेचर। उन्होंने लैब में दिखाया कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रियली में एक वेव है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन को दिखाया कि देखो एक वेव है। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ 1927 में हुआ, और 2 साल के बाद जो है इनको नोबेल प्राइज मिला, डी ब्रोगली को, और बाद में इनको भी मिला, दोनों को मिला कंबाइन में। ठीक है बच्चों। तो उस समय जो है पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि क्या हम वेव रियली भी वेव है ना। एक्चुअल में हमको देख रहे हो ना, हम तो पार्टिकल हैं, हम तो वेव दिख रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन वो मेरे पास वेव भी है, वेव कैरेक्टर भी है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास जो है वेव कैरेक्टर भी है, पार्टिकल भी है। ये जो मार्कर है इसका ये वेव से मिलकर बना है और फिर पार्टिकल भी है। अब बच्चों दिमाग में सवाल ये उठता है कि सर आप खड़े हैं, आप तो पार्टिकल दिख रहे हैं, वेव कहाँ दिख रहे हैं? ये जो मार्कर है ये पार्टिकल दिख रहा है, वेव कहाँ दिख रहा है? हाँ, इलेक्ट्रॉन को अगर देखोगे माइक्रोस्कोप से तो उसका वेव कैरेक्टर, वेव दिख जाता है, लेकिन हम लोग का नहीं दिखता, है ना। तो क्यों नहीं दिखता है, इलेक्ट्रॉन को क्यों दिखता है, ये हम कुछ देर के बाद पढ़ेंगे, बताएंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उन्होंने बोला यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? गैलेक्सी से, सन से, चांद से, पृथ्वी, स्टार, प्लेनेट, जो भी जितनी भी चीज़ हैं वो सभी वेव से मिलकर बना हुआ, सभी के पास वेव है। हाँ, ये है कि पृथ्वी जैसे है, पृथ्वी हम है, उसको वेव दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का वेव दिख जाता है, प्रोटॉन का दिख जाता है ना बच्चों। आगे उन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली ने वेवलेंथ भी निकाला। वेवलेंथ क्या होता है? वो वेव का प्रॉपर्टी होता है। वेव का प्रॉपर्टी क्या होता है? वेवलेंथ, है ना। अगर कोई पार्टिकल वेव कैरेक्टर रखता है तो उसके पास वेवलेंथ होना चाहिए, और वेवलेंथ का फॉर्मूला उन्होंने दिया लैम्बडा बराबर h/p, जहां पे h मेरा क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, और p क्या है मेरा? मोमेंटम। इसको हम तोड़ेंगे तो आएगा h/mv। ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया डी ब्रोगली ने कि किसी पार्टिकल का वेव नेचर अगर दिखा रहा है तो वेवलेंथ कितना होगा, है ना बच्चों। यहां से एक चीज पता चल रहा होगा कि जिसका मास अधिक होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका मास कम होगा वहां पे वेवलेंथ अधिक होगा। हम लोग का मास क्या है? बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेवलेंथ कम होता है। इसलिए वेवलेंथ कम है तो वेव प्रॉपर्टी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए उसका वेवलेंथ अधिक होता है, इसलिए उसका जो वेव प्रॉपर्टी है वो दिख जाता है ना। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, एक यहाँ पे है एवरी मूविंग पार्टिकल विच हैव मास एसोसिएटेड, ये वेव कॉल्ड डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव। यहाँ से कॉन्सेप्ट में आया मैटर वेव का, है ना। डी ब्रोगली ने बोला कि एवरी मूविंग पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं वो एक वेव को रखते हैं, वो एसोसिएटेड वेव, और उस वेव को बोलते हैं हम मैटर वेव। क्या बोलते हैं? मैटर वेव है तो फिर डी ब्रोगली वेव। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, तो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल क्या है? पार्टिकल वेव भी है, तो ऐसे चलेगा ना। देखो तो ऐसे वेव ऐसे चलता है ना। अब देखो तो ये वेव है, पार्टिकल भी इसी के साथ है, तो पार्टिकल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी रह सकता है। लेकिन पार्टिकल क्वांटम मैकेनिज्म में एग्जैक्ट नहीं बता सकते पार्टिकल जो यहीं पे रहेगा। हम क्वांटम मैकेनिज्म में प्रोबेबिलिटी की टर्म बताते हैं। इतना संभावना है कि पार्टिकल जो है इसके बीच में रह सकता है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो, तो एक प्रिंसिपल उस समय आया था, प्रिंसिपल का नाम था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब भी पार्टिकल का वेव
और पार्टिकल दोनों दिखाता है वेव, तो पार्टिकल कहाँ पे है एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी आता है। और उसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में है। और बच्चों हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि मोमेंटम में भी जो है अनसर्टेनिटी होगा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कहने का मतलब ये था हाइजेनबर्ग का कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को एक साथ हम मेजर कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और इसका उनका डेरिवेशन ये था डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कर बाई 2, है ना। इतना एरर आएगा ही, है ना, ये 12th हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां से ये कंफर्म हो गया कि जितने भी चीज हैं, है ना, सभी जो है वेव रखते हैं। हम जो है हम भी वेव रखे हुए हैं। हॉलीवुड पिक्चरों में हमेशा देखता होगा कि जो है ऐसे जा रहे हैं और दीवार को पार कर गए, तो जब हम दीवार पार करते हैं ना उसमें मेरे पास वेव कैरेक्टर होता है ना। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और आदमी को हम ऐसे पार कर गए, जिसमें आदमी को पार करते हैं उसमें मेरे पास वेव कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो हम लोग को वेव जनरली रियल लाइफ में पिक्चरों में दिख जाता है, दिखा देता है, वो अलग बात है। रियल लाइफ में देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम लोग का जो अगर मास अधिक है तो वेवलेंथ कम होता है, इसलिए हम लोग का जो वेव कैरेक्टर दिखता नहीं। अभी हम निकाल के दिखाएंगे कि हम लोग का जो है वो वेवलेंथ कितना आता है। एक आदमी है जिसका वजन मान लो 75 kg 50 kg है, तो उसको वेवलेंथ कितना आता है। एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना आता है। इलेक्ट्रॉन को वेवलेंथ बहुत अधिक आएगा और एक आदमी का वेवलेंथ जो है बहुत कम आएगा, है ना। अभी इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक आदमी का वेवलेंथ निकालते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को वेवलेंथ निकालते हैं। कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, मैटर वेव का वेवलेंथ, है ना। देखते हैं किसका अधिक होता है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, देखो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्बडा बराबर एच बटे एम भी, है ना। तो फिर बोल सकते हैं मैटर वेव का वेवलेंथ जो होता है लैम्बडा बराबर एच बटे एम भी, है ना। बच्चों एक मैन लिए, कंसीडर ये मैन हैविंग मास 75 kg मूविंग विथ 2.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक आदमी है जिसका मास हम लिए हैं 75 kg और ये मूव कर रहा है 2.2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो इस आदमी का हम वेवलेंथ निकालते हैं। इस आदमी के साथ जो वेव अटैच होगा, है ना, तो जो वेव अटैच होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, है ना। इस फार्मूला से निकालते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली ने यही दिया है ना फार्मूला। तो लैम्बडा बराबर रहने दो एच बटे एम भी होता है। एच का वैल्यू क्या होता है 6.624 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। नीचे मास कितना बच्चों 75 kg और वेलोसिटी कितना लिए हम 2.2 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों इतना सॉल्व करोगे ना तो वेवलेंथ आता है इतना 4.015 इंटू 10 की पावर माइनस 36 मीटर। आदमी के पास जो वेव अटैच है उसका वेवलेंथ जो आता है वो इतना आता है। बच्चों हाँ देखो -36 है ना, बहुत कम है, बहुत कम, है ना। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना आता है ना। देखो इधर कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो 1.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन को होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, है ना। वेवलेंथ निकाल लो, लैम्बडा बराबर एच बटे एम भी, है ना। एच का वैल्यू ये पुट कर दिए, एम का वैल्यू ये पुट कर दिए यहाँ से, और भी का वैल्यू ये पुट कर दिए, है ना। बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना, है ना, तो आता है 4.55 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, है ना। ये भी छोटा है, ये वेवलेंथ जो ये भी छोटा है, बट इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव अटैच है इसकी वेवलेंथ जो आदमी के साथ वेव अटैचमेंट है उसका दो, इसको कंपेयर करो। यहाँ पे -36 है, यहाँ पे -10 है, 10 की पावर -10, है ना। तो कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन में जो वेव अटैच होता है उसको जो वेवलेंथ है वो 10 की पावर 26 टाइम्स अधिक है एज कंपेयर टू आदमी के साथ जो वेव अटैच है उस वेवलेंथ से। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को वेवलेंथ जो है वो बहुत बहुत अधिक 10 की पावर
26 यही नहीं होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक है एज कंपेयर टू वेव ऑफ मैन, वेव ऑफ आदमी, है ना। इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव अटैच होता है उस वेव को हम पता कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अपन लोग जैसे आदमी हो गया, हम हो गए, बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, उसका वेवलेंथ इतना कम आता है उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास वेव नहीं है, हम वेव भी हैं, पार्टिकल भी हैं, लेकिन इतना कम है कि डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों एक चीज़ और देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है हम निकाले इसे ना, है ना। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ नहीं है, इलेक्ट्रॉन में जो वेव अटैच है उसका वेवलेंथ है, ठीक है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इतना होता है, देखो इधर -31, है ना। देखो तो ये जो है ना बहुत हद तक जो है ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर वेवलेंथ साइज के कंपेरेबल हो तो उसमें वेव को अटैच किया जा, मतलब डिटेक्ट किया जा सकता है। देखो तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये लिखे, देखो तो वेव कैरेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेबल इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेरेबल। कहने का मतलब है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट का साइज अगर मिलता जुलता है तो वहां पे हम जो पार्टिकल के साथ वेव रहेगा उसके वेवलेंथ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्लियर होता है कि हम लोग के साथ जो वेव है वो क्यों नहीं दिखता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ रहता है तो क्यों दिखता है। बच्चों हॉलीवुड पिक्चरों में बहुत सारे पिक्चर है जो कि साइंटिफिक बेस पे बना होता है, उसमें दिख जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का इफेक्ट अच्छा खासा दिख जाता है। और आजकल जो पिक्चरें बनती है हॉलीवुड में वो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी पर ही बेस्ड रहता है ना। कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं बच्चों। देखो तो हॉलीवुड पिक्चरों में देखा होगा यहाँ पे एक दीवार है ना, यहाँ पे एक आदमी है, आदमी जो है यहाँ से चल के दीवार के उस पार चला जाता है। तो चला कैसे जाता है ना। तो होता क्या है कि ये यहाँ पे आया, यहाँ पे ये पार्टिकल है, लेकिन जैसे दीवार के अंदर यहाँ घुसना चाहा ये बन गया वेव में कन्वर्ट हो गया। और वेव को कोई रोक सकता है क्या? नहीं। फिर ये यहाँ पे आ गया और वही वेव फिर से पार्टिकल बन गया। तो आदमी यहाँ से यहाँ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आदमी के पास वेव है, ये वेव में भी कन्वर्ट हो सकता है और पार्टिकल में भी। सेम ऐसे बच्चों एक मतलब बहुत सारा क्वांटम फिनोमेना का पिक्चर देखो तो बहुत सारा दिख जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, एक फिगर और बना यहाँ पे बच्चों। देखो तो ये मेल है, ये फीमेल है ना, मेल फीमेल है। देखना उसमें हॉलीवुड पिक्चर में देखना जब ये लोग किस करता है, ड्यूरिंग किस करता है, किस करते समय क्या होता है, जब दोनों का माउथ सेम होता है ना, और माउथ दूर भी होता है, दूर जाना माउथ जब सामने होता है और दूर जाना चाहता है तो देखना कि इस टाइप का फिगर बनता है। लगेगा जैसे कि उनका जो मांस है वो अटैच हो गया, तो फिर कुछ ना कुछ जो है अटैच हो गया, है ना, ऐसे। तो बच्चों कभी सोचे हो कि इस टाइप से होता कैसे, है ना? होता एक्चुअल में क्या है कि जिस समय ड्यूरिंग किस और किस के दौरान जो दूर जाना चाहता है उसमें क्या होता है, जो मैटर वेव्स होते हैं वो एक सुपर इम्पोज होते हैं, वो एक सुपर इम्पोज की स्थिति बनाते हैं। और सुपर इम्पोज वहाँ बहुत सारे वेव हैं यहाँ पे, जो कि अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो उसका कंडीशन डिफरेंट बनता है। इसलिए जैसे वो दूर जाना चाहते हैं तो उसका मास, उसका जो पार्टिकल है और जो वेव है दोनों क्या होता है, वो दूर जाना नहीं चाहता, है ना। वहाँ पे देखना कि वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों यहाँ पे होता है, इस टाइप का बन जाता है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है आगे चलते हैं। देखो बच्चों आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ना वो यहाँ से आएगा। अभी तक जो पढ़ा है वो समझाने के लिए था, है ना, कि मैटर वेव क्या होता है। देखो तो पूछेगा व्हाट इज मैटर वेव एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज, ये पूछेगा, है ना। एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे एग्जाम में लिख के आ जाओगे। 4 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैटर वेव का डिफिनेशन दोगे। क्या होता है? द वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉन डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वेव एसोसिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेव और तो फिर मैटर वेव, है ना।
द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, लैम्बडा बराबर h/mv, वेयर m बराबर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अथवा पार्टिकल, v बराबर वेलोसिटी, h बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंशियल लिखोगे सही से, आगे लिखोगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ प्रॉपर्टी, जो पहला प्रॉपर्टी देखो तो यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल हैविंग ग्रेटर वेवलेंथ, जिसका मास स्मॉल होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, अधिक होगा, है ना। और जिसका मास कम होगा उसका जिसका मास अधिक होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, है ना। वही लिखे यहाँ पे, स्मॉलर पार्टिकल हैविंग ग्रेटर वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। ये कब होगा, इफ v इज कांस्टेंट, यदि हम वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं तो मास अगर हम स्मॉलर लेते हैं तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, मास अगर हम बिग लेते हैं तो वेवलेंथ कम होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी, हाइयर वेलोसिटी हैविंग स्मॉलर वेवलेंथ। देखो तो यहाँ पे लैम्बडा जो है अगर वेलोसिटी हाई होगा तो वेवलेंथ कम होगा, वेलोसिटी लो होगा तो वेवलेंथ अधिक होगा, है ना। वही लिखे हैं, हाइयर वेलोसिटी हैविंग स्मॉलर वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा इफ m बराबर कांस्टेंट, यदि हम मास को कांस्टेंट रखते हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तीसरा बच्चों देखो तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो कर दो, v बराबर जीरो कर दो, v बराबर जीरो, व्हेन v बराबर जीरो तो समथिंग बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, ये होता है। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट में है ना, तो उसका जो वेवलेंथ होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलने का मतलब ये अनडिटरमाइंड, कोई मतलब नहीं निकलता है ना, विच इज इनडिटरमाइंड। इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी जो है वेव जो है उसके साथ एसोसिएट होगा, वेव चलेगा, वेव प्रोड्यूस होगा। ये v बराबर इन्फिनिटी, यदि हम वेलोसिटी जो इन्फिनिटी कर देते हैं समथिंग बाई इन्फिनिटी तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और लैम्बडा जीरो हो गया इसका मतलब क्या है, वेव्स प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब लैम्बडा जीरो हो गया इसका मतलब क्या है, वेव है ही नहीं, है ना। तो वेव तभी प्रोड्यूस होगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। ठीक है बच्चों, पांचवा प्रॉपर्टी, द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, है ना। बच्चों देखो ये पार्टिकल है, ये जब चलेगा ना तो इसके साथ वेव अटैच होगा इसे, है ना। वेव का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगा और पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगा। ये कैसे डिफरेंट होगा हम आगे सेक्शन में देखेंगे। तो जो मैटर वेव का जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है, द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल किस वेलोसिटी जा रहा है इस पर डिपेंड करता है मैटर वेव का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों देखो तो छठवां प्रॉपर्टी, मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव जो है वो हम पहले बता चुके थे, ये डिफरेंट टाइप का वेव है, ये साउंड वेव जैसा नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, बट इसके पास जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, और जरूरी नहीं है कि ये लाइट के वेलोसिटी के बराबर इसका वेलोसिटी हो, है ना। सातवां प्रॉपर्टी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब निकलता है, जब चार्ज का ऑक्सीलेशन होता है ना। और मैटर वेव में चार्ज का ऑक्सीलेशन हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आठवां प्रॉपर्टी, मैटर वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, है ना। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में चलता है, लेकिन मैटर वेव को चलने के लिए, है ना, मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम जो है ये चल नहीं सकता। तो क्या करोगे, ये डिफिनेशन और 7-8 प्रॉपर्टी में कम से कम 5-6 प्रॉपर्टी लिख के आ जाओगे। ठीक है बच्चों, क्लोज करने के पहले इतना हम कुछ पढ़े, है ना, लोगों ने मैटर वेव के बारे में जाना, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव रखता है इसके बारे में जाना, ऑब्जेक्ट जो है वेव रखता है इसके बारे में जाना, इसका फायदा क्या होता है, ये कहाँ पे फायदा इसका मिलता है ना। बच्चों इसका बहुत फायदा है, एक फायदा बताते हैं हम। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाइंग रूप में देखते हैं, बड़ा करके। माइक्रोस्कोप क्या करवाता है, किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है ना। एक माइक्रोस्कोप जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऑब्जेक्ट को 500 टाइम, 600 टाइम, 1000 टाइम इतना बड़ा करके दिखा सकता है।
लेकिन ये जब से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव को रखता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। तो बच्चों जानते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्षमता कितना होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्षमता होता है 35,000 टाइम्स ग्रेटर। कहने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को हम 35,000 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, और जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता था उससे क्या है 500 टाइम्स 1000 टाइम्स बड़ा होता था, लेकिन इससे हम 35,000 टाइम्स ग्रेटर करके हम देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके।